विशेष सुधीजन बौद्धिक वर्ग, राहुल जी को पढ़ने के लिए भी जितनी मेधा चाहिए, हजम करने के लिए तो अलग बात है, शायद हम लोगों में नहीं है। यहाँ से अपनी बात शुरू करते हुए कि कौन विचारक या कौन रचनाकार श्रेष्ठ होता है, इसके लिए एक मानक तय किया था हिंदी के गद्दार और भारत भारती के कवि मैथिली शरण गुप्त ने, और कहा था कि हो रहा है जो जहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कल का कहाँ, व्यक्त करती है कला ही है। बहुत सुंदर, यह एक बहुत बड़ी स्थापना है कि क्या होना चाहिए, और इसके लिए थोड़ा सा जो स्वयं राहुल जी ने अपने प्रतिभा के प्रकाश से अतीत का, पुराण का जो खनन किया है, उस दृष्टि से सबसे पहला काम, और आज के संदर्भ है, आज के संदर्भ का मतलब होता है मंडलीकरण के संदर्भ, वैश्वीकरण के संदर्भ। तो इतिहास के अंत के बाद, शीत युद्ध के अंत के बाद जो वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ है, उससे पहले भी कोलंबस और वास्को डी गामा ने काम किया था, और हमारे राहुल जी ने भी यह काम किया ना। राहुल जी का जन्म या उनका जो की काव्यावधि है, वह संघर्षमय भारत की है, और संघर्षमय भारत में 1857 में जो लड़ाई प्रारंभ होती है, उसका पटा 6/1947 में होता है, यानी 90 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ता है। इस बीच एक से एक अभियान या एक से एक आंदोलन किए जाते हैं, और वो असफल कर दिए जाते हैं उपनिवेशवादी साम्राज्यशाही के द्वारा। असफलता के बाद फिर विमर्श होता है, और फिर एक नई शुरुआत, एक नई पहल प्रारंभ होती है। उस दृष्टि से हम लोगों ने पढ़ाया है, सिद्धार्थ जी यहाँ के पाठ्यक्रम में रहा है, शुक्ल जी ने 2 बड़े अच्छे निबंध लिखे हैं, एक है आत्मनिर्भरता और दूसरा है अध्ययन, कि आखिर हम बार बार गुलाम ही क्यों हुए हैं, कि हमको फिर आज़ादी का प्रॉब्लम आता है। उसमें एक प्रबल कारण था कि हम अनुग्रह पर आधारित जीवन जब जब जीने के अभ्यासी हुए हैं, तब तक हम गुलाम हैं, और दूसरा जब जब हमने अध्ययन छोड़ दिया है, इस बड़े अभाव की पूर्ति का जिम्मा पूरी संकल्प शक्ति के साथ, न केवल वक्तव्यों में, अपने कार्यों में और अपने क्रियान्वयन में, अपने जीवन में उसको साकार करने की मैंने सर्वश्रेष्ठ चेष्टा की है, और उस व्यक्ति का नाम राहुल है। राहुल ने अपना नाम कारण नहीं बदला। हम जन्म लेते हैं, इसमें माता पिता की भूमिका होती है, पालन पोषण, यह सब उठना बैठना चलना, इसमें समाज भी शामिल होता है, लेकिन हमारा जो कर्तृत्व है, हमारा जो कर्म है, वो हमसे जाना जाता है, और उस अभियान के तहत उन्होंने अपना नाम बदला है। सर दिनकर जी ने 7 निबंध लिखे हैं आधुनिकता से संबंधित, अनेक शीर्षकों में। उस आधार पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सिद्ध किया है कि भारत में मातृ संस्कृति की 2 धाराएं सदैव रही हैं, एक का उत्स वेद है और दूसरे का बुद्ध है। वेद और बुद्ध में राहुल जी ने बुद्ध को पकड़ा है, इसलिए कि बुद्ध को, मैंने राहुल को बुद्ध में सर्वाधिक मानवीयता महसूस हुई थी।
वेद में दूसरी चीजें बहुत हैं, ज्ञान टेक्नोलॉजी सब बहुत है, लेकिन उनको लगा कि करुणा जो मनुष्यता का चरमोत्कर्ष है वो जितना बुद्ध में है वो वहाँ नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने श्रीलंका में जाकर उसको ग्रहण किया था और उसके बाद वहीं ठहर नहीं गए, मतलब केवल स्वांता सुखा ये चीजें उन्होंने ग्रहित नहीं की, वो दुनिया के दूसरे देशों में भी, और केवल उपदेश दिया ऐसा भी नहीं है, जहां जो अच्छी चीजें मिली उस सबको अपने जीवनानुभव में शामिल किया और उनके जीवनानुभव में जो चीजें चिंतन के स्तर तक परिपक्व हुई उनको उन्होंने रचना में शामिल कर दिया और उसी में उन्होंने अपने रचनाशीलता के अंतर्गत जिसका उल्लेख अजय जी ने किया कि सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र यात्रा वेदांत का है। ठीक है, वो थोड़ा देर से प्रसिद्धि पाया है वो विधा, कथेत्तर साहित्य में यात्रा वेदांत मैंने थोड़ा देर से, मगर वो विधा आज के दिन में कथेत्तर गद्य में बहुत श्रेष्ठ विधा के रूप में और वैश्विक विधा के रूप में स्थापित है। और राहुल जी जब विचार करिए आज से कितना वर्ष पहले उन्होंने, और उनके साहित्य का हमको लगता है 30-40% हिस्सा केवल उससे संबंधित है। अब विचार करिए कि अगर हम भारतीय वाङ्मय का सबसे बड़ा कवि कालिदास को माने तो कालिदास ने मेघदूत के बहाने क्या कहा? यक्ष शापित अध्यक्ष, ये यक्ष जिस पर्वत पर है वहां से प्रिया को मैसेज भेजने के लिए जिस मेघ को दूत बनाया है वो मैसेज महत्वपूर्ण नहीं है। कालिदास ने समग्र उत्तर भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक माने स्थितियों का बोध भारतीयों को कराया है, वो यात्रा करा। और यही काम चिंतन के स्तर पर भी, जीवनानुभव के स्तर पर भी, कि दुनिया के जैसे 35 या 36 देशों का जो उन्होंने तीर्थाटन किया था उससे पूरे भारतीय जीवन संदर्भों को जोड़ने का प्रयत्न किया है कि कहाँ क्या अच्छी चीजें हैं और उससे हमको कैसे अवगत होना चाहिए या उसको कैसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि यह वह समय था जब आधुनिकता यानी पश्चिम को हम स्वीकार करें कि नहीं करें, करें तो कितना करें, है ना, करने पर ही बहुत विवाद था। ये सब दिनकर जी ने अपने निबंधों में लिखा। ये प्रश्न राहुल जी के सामने भी था कि दुनिया में विचार या जीवन दर्शन या जीवन यापन के जितनी प्रविधियां हैं उसमें से हम कितने को स्वीकार करें, कि साफ साफ नकार दें कि नहीं भारत में जो अच्छा है वही स्वीकार किया जाए। और इसलिए उन्होंने इतना किया था। और साहित्य की का मामला जहाँ तक है तो एक तो हिंदी उपन्यास का जब हम लोग उद्भव विकास पढ़ाते हैं तो उसमें ऐतिहासिक उपन्यास का जो वर्गीकरण आता है तो उसमें राहुल संकृत्यायन या वृंदावन लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी या यशपाल विचार तंत्र के स्तर पर यशपाल के भी वो समकालीन माने समकक्ष दिखते हैं। तो जिस समय सर माने इन पश्चिमी विचारों से ज़्यादा अवगत हैं कि जब भारत में भी फ्रायड और मार्क्स की धूम थी उससे हिंदी साहित्य भी प्रभावित नहीं था, तब भी राहुल उन विचारों को अपनी रचनाओं में समायोजित करते हैं, उसका विनियोग वहाँ दिखाई पड़ता है। मतलब कि दुनिया के जो खोलते हुए विचार थे उससे बेखबर नहीं है राहुल, और केवल शौक मौज के लिए वो दुनिया का पर्यटन नहीं करते हैं। आज जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुजफ्फरपुर अभी दिल्ली के बराबर लगभग हो गया है पर्यावरण के मामले में, सांस लेने में वहाँ भी असुविधा है जी। जी ठीक है। तो उस पर्यावरण के लिए राहुल जी ने क्या सब किया है, ये हमको नए जनरेशन को सिखाने की जरूरत है। अभी
जैसे तिब्बत की यात्रा है, जापान की यात्रा है उनकी, उस क्रम में देखिए कि वहाँ के भोज्य और खाद्य या पेय पदार्थ के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। हम अभी सर्दी होती है तो कहते हैं ना थोड़ा तुलसी का काढ़ा पी लीजिए, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ या तो बहुत गर्मी है या बहुत ठंडा है, वहाँ उन तरह के विषाणु या माने रोग से संक्रमित होने वाली चीज़ों से बचने का क्या क्या उपाय लोगों ने बताया, उसका उन्होंने अपने ऊपर क्या उपयोग किया। केवल रचना में पढ़ के उनका वर्ण विषय जान लेना महत्वपूर्ण नहीं, तो केवल साहित्य के भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि राहुल को आप केवल साहित्य में कैद कर दीजिएगा, ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, वो समग्र समाज का व्यक्तित्व है। राजनीतिक दृष्टि से विचार करिए कि राहुल ने उस समय तक जो मैंने राजनीतिक दृष्टि से जो चिंतन थे भारत के प्रसंग में, भारत की आज़ादी के प्रसंग में, उसमें सभी लोग वैसे ही नहीं थे जैसा हम आप आज जान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूट गए, जिनका योगदान बहुत अद्भुत था, जो किनारे रह गए नहीं, तो कहीं ना कहीं वो मार्क्स को याद करते हुए, है ना, उन वर्गों का स्मरण करते हैं जो किसी भी क्षेत्र में राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है, मगर वो छूट गया है, उसका स्मरण नहीं होता है ना। तो उन सभी तरह से समाज को समता मूलक और संपन्नता मूलक बनाने के वो मैंने हिमायती थे राहुल। और राहुल को हम लोगों को भी थोड़ा पाठ्यक्रम में मैंने अधिक शामिल करने की वकालत करनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो चीज़ें शामिल होती हैं तो उसको किसी न किसी तरह मैंने CBSE के पाठ्यक्रम में कहीं न कहीं उनकी कुछ रचनाएं हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ एक बाबू ने नैवेद्य MIL में जो किया था, पाठ्यक्रम हम पढ़ाए थे हम लोग प्रारंभ में, उसमें हमको लगता है कि एक शीर्षक था। अच्छा, हम लोग उनको हाई स्कूल में पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ा, दिक्कत यही है उन्नत करने का मार्गदर्शन दिया है ना, कि उतना एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसी रूप में चलिए